हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का 2024 का अभी फरवरी में जो 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, ये जो पेपर है ये आप लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो जिसका कोड है 801 डी है। इसको सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप 2023 के सातों सेटों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 8 से एक डीए है, डीबी डीसी इसी तरह कर 7 सेट है, सातों सेटों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका 60% से 70% क्वेश्चन तो इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बेहद जरूरी है और एक तरह से ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर भी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि यहाँ केवल 2024 लिखकर और इसको वायरल मॉडल पेपर बताकर और सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे इसमें जो भी क्वेश्चन हट चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो हिंदी में ना आपका संधि वाला ये हट चुका है, ये शब्द रूप वाला जो चीजें हैं ये हट चुका है। इसको भी बता दे रहे हैं कि ये भी आएगा, ऐसा नहीं वो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हटा है क्या नहीं हटा है साथ में मैं बताता चलूंगा और आपको सॉल्व भी कराता चलूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मुझसे आप हिंदी एग्जाम टाइम तक पढ़ते हो ना, आपका 70 में 70 फिक्स हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं, और जितने भी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है ना, वो इस वीडियो को ना देखे। ठीक है, सीधे सीधे लक्ष्य बैच में इसका मैंने पूरे के पूरे अच्छे से पीडीएफ सॉल्यूशन भी डाल रखा है। जो भी इधर आपका संदर्भ व्याख्या है ना, इधर जो संदर्भ व्याख्या संबंधित जीवन संबंधित या निबंध वाला प्रश्न पूछता है, सबका सॉल्यूशन अच्छे से लिख कर डाल रखा है। तो आप जाकर लक्ष्य बैच में से पीडीएफ में से पढ़ लो। ठीक है, आप 10-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा दोहरा लोगे। तो जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, आप जाओ वीडियो को छोड़कर चले जाओ ऐप पे। ठीक, बाकी ये लक्ष्य बैच क्या है, चलो मैं ऑब्जेक्टिव को ये सॉल्व कर आपको भी बता देता हूँ। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपके 80 से 90% मार्क आसानी से आ जाएंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक भाई, नाम में ही छुपा है शुक्ल, तो शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि गबन की विधाएं। देखो गबन गोदान आपने पढ़ा होगा, ये इसकी विधा पूछ रहा है। इसके लेखक तो पहले कौन है, तो वो प्रेमचंद जी है, और ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, गबन गोदान ये प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न देख सकते हो कि कंकाल के लेखक कौन है। भाई कंकाल तितली इरावती, इनके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्नों को हमने कर लिया। चलो इस बगल आ जाते हैं भाई, इस बगल में आ जाता हूं, और इधर वाले जो प्रश्न है इसको थोड़ा 1 मिनट मैं फोल्ड कर लेता हूं, और इस बगल वाले जो प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अगला प्रश्न है चौथा कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति किसकी है भाई, धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, जैनेन्द्र की, या अमृत राय की। तो सही ऑप्शन इसका ये डी वाला हो जाएगा, अमृत राय की। कलम का सिपाही अमृत राय की कृति है। ठीक है, और कभी कभी इसकी विधा पूछ देता है तो ये जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है, ये भी याद रखना है। लिखा किसने है, तो अमृत राय ने। अगला प्रश्न है पांचवा कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि यानी वो समय सीमा हमें बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है। तो देखो जो शुक्ल युग की समयावधि है या समय सीमा है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि साकेत रचना है। भाई साकेत काफी फेमस रचना है, काफी फेमस रचना है। सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 7 देख सकते हो। ये क्या है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ओके, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, क्षयवादी युग की, प्रयुगवाद युग की। सही ऑप्शन आपका क्षयवादी युग हो जाएगा भाई। क्षयवादी युग की आधार स्तंभ मानी जाती है। ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत, ये सब क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलो अगला देखते हैं भाई, 7वें के बाद 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि गंगा लहरी रचना है। हमें बताना है कि गंगा लहरी किसकी रचना है इस प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में। तो भाई गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। सीधे सीधे डायरेक्ट आप लोग याद रखना। प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। हमें इस प्रश्न में आधुनिक काल की समय सीमा बताना है। तो देखो 1843 से अब तक का जो समय है उसे आधुनिक काल के अंतर्गत रखा गया और उसको अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो इसके लिए ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो प्रश्न संख्या 9 भी हो गया। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं।
ये क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है हमें बताना है। तो निहार, सांध्यगीत, युगांत, दीपशिखा। देखो निहार, सांध्यगीत, दीपशिखा ये तो इनकी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, लेकिन जो युगांत है ना, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। आई थिंक सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक, चलो यहाँ तो ये आपका नहीं है, तो ये वाला। चलो आगे देखते हैं अगला। अब ये देखो 10 तो शुरू के प्रश्न थे ना, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखक और कवि, उनकी रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे के आपके एक तरह से समझ जाओ कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गए। तो चलो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, देखो हास्य रस का स्थायी यहाँ पे भाव रहेगा। मैं टाइपिंग करते वक्त छोड़ दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव वही हास होता है। ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 के बाद 12 नंबर कि पीपर पात सरिसमन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है भाई? ठीक है, हमें ये बताना है। और इसके लिए देखो इधर ऑप्शन दिया है कि रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। ये चार्ट है ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 12 के लिए। अब देखो ये काफी मतलब फेमस लाइन है, पीपर पात सरिस मंडोला, जिसमें आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक, आप लोग सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना उपमा अलंकार। ठीक, पीपर पात सरिस मंडोला में क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सोठा छंद में चरण होते हैं। भाई सोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं या फिर 1 चरण होते हैं? तो देखो चरण अगर सोठा में पूछ दे तो सोठा में आप याद रखना जो रोला होता है ना उसमें, ठीक है, 8 चरण होते हैं, और जो सोठा होता है ना उसमें आपके 4 चरण होते हैं। ठीक, तो सोठा में आपके 4 चरण हो जाएंगे, और अगर वहीं पर रोला पूछ दे तो उसमें 8 चरण हो जाएंगे। क्लियर, इनमें डिफरेंस याद रखना, काफी कंफ्यूजन होती है। अगला 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ओके, उपदेश में भाई उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा हो, जैसे देश के पहले उप लगा है तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 15। देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगाया गया है, तो ये प्रश्न आपका हट गया है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? आपके सिलेबस से हट गया है। हिंदी में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा। चलो, बाकी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के भेद है तो 2 होते हैं, बाकी इसको करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है कि हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है भाई? इसका देखो समास विग्रह करोगे तो वो होगा हानि और लाभ। ठीक है, तो ऐसे अगर आ जाए हानि लाभ या फिर माता पिता, ठीक है, बीच में ये हाइफन आ जाए और जिसका आप समास विग्रह करो तो बीच में और अथवा या आए, तो वहां पे आपका क्या कौन सा समास होता है? वहां पे आपका, ठीक है, आप याद रखना द्वंद्व समास होता है। ठीक है, वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। क्लियर, और एक द्विगु समास होता है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है दोनों में, और यही एग्जाम में आता है हमेशा। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है? संख्या बोधक। जैसे आपका अगर त्रिभुज पूछ दे, त्रिभुज में कौन सा समास है, तो भाई त्रिभुज ये संख्या बोधक है। ठीक है, तो उसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पे हानि लाभ या फिर माता पिता ऐसा कुछ पूछ दे, बीच में ये हाइफन हो, ठीक है, जिसका आप समास विग्रह करो तो बीच में और अथवा या आए, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। ये क्या है कि मछली का पर्यायवाची है। हमें मछली का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 17 में द्विज, मीन, रचना, मूढ़, तो सही ऑप्शन आपका ये बी वाला हो जाएगा, मीन। ठीक, चलो अगला देखो, ये यद्यपि में कौन सी संधि है? संधि नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, न ही ये शब्द रूप मधु शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप बताना, ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये धातु रूप भी नहीं आएगा। इन तीनों के जगह पे, ठीक है, आपका नया नया टॉपिक ऐड किया गया है। आप जानते हो वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन और एक विकारी और अविकारी शब्द, उनसे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मैं अपने द्वारा जो मॉडल पेपर बनाऊंगा उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा, तो आप देखना वही एग्जाम में फंस जाएगा। बाकी इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। तो 20 हम लोग के मान लो ये एमसीक्यू हो गए। अब इधर हम लोग एमसीक्यू के बाद खंड ब में हम लोग खंड अ के बाद खंड वो क था, ये खंड ख है। इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इनको थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने कहा एमसीक्यू खत्म होने के बाद मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो लक्ष्य बैच के बारे में मैं बता दूं। लक्ष्य बैच बेसिकली है क्या? देखो हमारी एक ऐप है, अगर आप नहीं जानते तो यूपीएमएसपी स्टडी, यूपीएमएसपी स्टडी आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे जाकर तो ये मिल जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। अगर लक्ष्य बैच भी नहीं ले रहे हो ना तो आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाएगा, केवल प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। अगर उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिसकी प्राइस, जी हाँ मेरे दोस्त,
ना तो 999, ना तो 699, ना तो 499, केवल और केवल 299 रुपये होने वाली है। इस 299 में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस 299 में जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी 2023 का पेपर है, उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इनका मैं अभी तो इनका ऐड कर रहा हूँ और अभी चलकर आगे संस्कृत और आर्ट का भी ऐड करूंगा। जो सातों सातों सेटों का पेपर है, जैसे हिंदी का सातों सेट का, इंग्लिश का सातों सेट का, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। पीडीएफ सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा क्योंकि पीडीएफ रहेगा आपके पास, तो आपका कल एग्जाम है तो आज आज पूरा का पूरा आप रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ से, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के साथ पीडीएफ भी रहेगा, क्लियर। और उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन रहेगा वीडियो के साथ पीडीएफ, और वायरल मॉडल पेपर भी उसमें बहुत सारे रहेंगे। ये सब चीज़ें पढ़कर आप आसानी से 80 से 90% अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। आप अपने किसी भी ऑफलाइन टीचर से पूछ लेना कि अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेता हूँ सातों सातों सेट का, तो उसमें से कितना फंस जाएगा, वो खुद ही बता देंगे कि कितना फंसेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ की क्वालिटी, ये शानदार क्या क्वालिटी है। ये हिंदी का देख सकते हो, ये हिंदी का पूरा है। ये देख सकते हो ये मैथ का है। अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे ऐड किया है, तब आपको धुंधला दिख रहा है। मैंने अच्छे से टाइप किया है इसको, कितना भी आप जूम करोगे अपने मोबाइल में ये फटे उटेगा नहीं। देखो जहाँ फिगर की जरूरत है वहाँ फिगर बनाया गया है, ठीक है। ये साइंस का सैंपल देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में से कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 299 में। ये यूपीएमएसपी ऐप डाउनलोड कर यहीं पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आए तो वहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहीं पे एक क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्यूआर कोड पे पेमेंट कर और ये जो नंबर है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना अपने नाम सहित, ठीक है। आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करना यार, मात्र 299 रुपये के लिए अपना फ्यूचर मत खराब करो। 299 के लिए आपका मान लो आपके एग्जाम में 50 मार्क भी आपका बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक। चलो तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब आगे। बहुत हुआ लक्ष्य बैच के बारे में, हम लोग इसको साइड करते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगले प्रश्न को, जो वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न रहेगा। पहला यहाँ पे प्रश्न रहेगा वर्णनात्मक गद्यांश संबंधित। यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा और अथवा कर नीचे एक ये गद्यांश दिया रहेगा। अब दोनों में से कोई एक करना होगा। इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो या इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो हम लोग दोनों गद्यांश को कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके एग्जाम में भाई भरोसा नहीं कि कौन सा गद्यांश आएगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला गद्यांश है ना, ऊपर वाला, ये क्या है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ये देखो, ये गद्यांश ना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये आपके किस चैप्टर से शायद आप पकड़ ना पाओ, लेकिन देखो ये पढ़ोगे, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आसानी से यहाँ पे पकड़ लोगे भाई। ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है, ठीक है, उससे है, ठीक है। ये मित्रता चैप्टर से है, ठीक है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप एग्जाम में अब इसको ना कर इसको करना, क्योंकि ये आसान है इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना इस गद्यांश से संबंधित। लेकिन चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखो ये जो गद्यांश है ना, आपका चैप्टर है एक, ठीक है, भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। तो सिंपल आपको पता चल गया। तो इसका आप संदर्भ, इस गद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऐसे लिख दोगे संदर्भ। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है भाई। इसका भाव स्पष्ट आप करते रहना। बाकी लक्ष्य बैच में मैंने अच्छे से लिख रखा है इसको, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर लक्ष्य बैच के आप स्टूडेंट हो तो, और अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो यार जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है लक्ष्य बैच। चलो, और ये एक नॉर्मल प्रश्न है, इसको पढ़ोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक। तो चलो, बाकी ये आप इसको भाई मैं बता दें कि ये किससे है, आपके मित्रता वाले चैप्टर से, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका तो आराम से आप संदर्भ लिख दोगे। और फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसकी काफ़ी आसान है, आप करते रहना। और यहाँ पे एक प्रश्न है, तो इसको पढ़ोगे तो प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो ये रहा दोनों का दोनों गद्यांश, ठीक है। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न सेम इसी तरह का रहेगा, लेकिन ये पद्यांश संबंधित रहेगा। यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया रहेगा और इधर देखो ये यहाँ तक आया है और अथवा कर, ठीक है, इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछा है और अथवा कर यहाँ भी एक पद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 थे प्रश्न पूछा गया। तो आप दोनों में से
कोई एक करो, आपको एक ही करना होता है, ठीक है, आपको कोई एक करो। लेकिन चलो मैं यहाँ पे दोनों को दोनों करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला जो ये गद्यांश है, ठीक है, सॉरी पद्यांश है, माफ करना अगर गद्यांश बोल दूं तो, पद्यांश जो है, ठीक है, ये देखो, ये निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कहीं समझाओ सर दे, बुझती साच न हासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी। ये देखो, ये ना ये मतलब जब गोपियों को उद्धव जी जाते हैं समझाने, ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को उनको कहते हैं, तो ये गोपियाँ उनसे कहते हैं कि को है जनक, को है जननी, को नारी, को दासी, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये सूरदास जी द्वारा लिखित है आपके बुक में, ठीक है, चैप्टर सूरदास जी द्वारा लिखित है, पद नामक चैप्टर, उसी से ये लिया गया है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संदर्भ पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिख सकते हो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ हेडिंग डालकर लिख सकते हो कि उपयुक्त पद्यांश। अब देखो यहाँ पद्यांश शब्द यूज कर रहे हो कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे आप रचयिता, ठीक है, पद्यांश में आप रचयिता यूज करोगे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है भाई, तो यहाँ पे देखो रेखांकित अंश है यहाँ पे कि कौ है जनक, कौ है जननी, कौ नारी, कौ दासी, तो आप इसकी करते रहे ना। मतलब यहाँ पे वही जब उद्धव जी उनसे गोपियों से क्या कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ये बताओ कि कौ है जनक, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म जो है उनके जनक कौन है, कौ है जननी, उसकी जननी कौन है भाई, उसकी माता कौन है, कौ है नारी, उसकी नारी कौन है, कौ दासी, उसकी दासी कौन है, ठीक है। और यहाँ पे है कि कैसो वर्ण भेष कैसो, उसके मतलब एक तरह से वर्ण कैसे हैं, उसके रंग कैसे है, उसके भेष कैसे हैं, कि रस में अभिलाषी, और उसकी किस रस में अभिलाषा है। ये गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं, सिंपल। तो ये हो गया इसका अर्थ, इतनी रेखांकित से, तो इसकी व्याख्या करते रहना, मैंने अर्थ बता दिया। और मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, तो मधुकर शब्द का अर्थ भौरे से है, ठीक। चलो भाई, तो ये हो गया। बाकी ये अथवा वाला जो है, इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। देखो ये क्या है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये आपका राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा एक चैप्टर है, स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित एक चैप्टर है स्वदेश प्रेम, ठीक है। उसमें से ये लिया गया है, ठीक है। ये पंक्तियाँ उसी चैप्टर में से ली गई हैं, स्वदेश प्रेम में से, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो सिंपल, अब इसका आप इस पद्यांश का संदर्भ लिखते रहना, और ये रेखांकित से आप व्याख्या करते रहना, और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो भाई वो तो हमारे जो भी वीर पुरुष हैं उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। थर्ड वाला प्रश्न देखो यहाँ पे, ये आपका ना क्या रहेगा कि संस्कृत, हिंदी में आप जानते हो कि पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, जिसको आप संस्कृत परिचायिका बोल सकते हो या हिंदी वाली संस्कृत बोल सकते हो, ठीक है। उसमें से आपका यहाँ पे दो गद्यांश दिया रहेगा, एक यहाँ पे गद्यांश दिया है, और अथवा कर उस बगल एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक। जिसका आपको संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद का 3 मार्क, यानी कुल 5 मार्क मिलेगा। तो देखो ये देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है, यानी यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ये आप यहीं से पकड़ लोगे कि आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो सिंपल इसका संदर्भ लिख दोगे कि, और इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित या संस्कृत खंड में दी गई वाराणसी नामक पाठ से ली गई हैं, ठीक है। ऐसे लिख दोगे। आगे अब लेखक कवि का इसमें नाम नहीं लिखना होता है, ऐसे केवल यहाँ पे लिख दोगे, आपका काम खत्म। अब हिंदी अनुवाद कर दिए, हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर इसका हिंदी अनुवाद लिख दिए, तो उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप इसको करो, या एक इधर दिया है, ठीक है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बगल, ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ, इस बगल इसको करो। देखो अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ये अस्माकम संस्कृति, ठीक है, यानी संस्कृति की बात कर रहा है। तो ये संस्कृत में भी एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसी में से ये लिया गया। तो आप दोनों में से आपका जो अर्थ आ रहा है, जो आपको आसान लग रहा है, उसका देख लो, आप उसको कर लेना, दोनों में से कोई एक, ठीक। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ आगे, इसको छोड़ता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो आपका ये चौथा प्रश्न, ठीक है। अब देखो यह जो प्रश्न है ना, यह आपका जो पीछे संस्कृत के चैप्टर है ना, उन चैप्टर के बीच बीच में श्लोक है, जो श्लोक है ना, उन्हीं श्लोकों को पद्यांश बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिए गए
संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये इसका भी 2+3 यानी 5 मार्क मिलेगा। और 2 ठे यहाँ पे दिया है, इसमें से ये करो या ये करो। तो देखो हम दोनों को कर लेते हैं। देखो, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। इसका कहने का मतलब ये है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह क्या है भाई, वह भारतवर्ष है। क्लियर। और जिसकी संतान क्या है, भारतीय है। सिंपल, ये इसका अर्थ है। बाकी यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपका एक चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते। कौन सा, वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। तो सिंपल इसका आराम से आप अब संदर्भ लिख लोगे और उसके बाद इसका मैंने अर्थ भी बता दिया, तो हिंदी अनुवाद भी कर लोगे, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और बाकी ये देखो किम अनु हित्वा प्रियो भवति किन्नु न हित्वा न सोचती किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि बाकी यह आपका ये है ना, ये पक्तिया है, ये आपका जो जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। ठीक है, ये आपका जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है, उसमें से ये लिया गया है। इसका मतलब है कि मनुष्य क्या छोड़कर, किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य मतलब क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, किम हित्वा न सोचती, और किस चीज़ को वो छोड़ने से शोक नहीं करता है। ठीक है, किम नु हित्वा अर्थवान भवति। ठीक है, यानी मनुष्य क्या छोड़कर, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि धनवान हो जाता है, किम हित्वा सुखी भवेत, और किस चीज़ को छोड़कर वह सुखी हो जाता है। ये यक्ष और युधिष्ठिर के बीच की जो बात है वो दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी करो, आपका मन, मैंने दोनों को बता दिया। उसके बाद इसके बाद 5वां प्रश्न होगा भाई। 5वां जो प्रश्न होगा, आपके पठित खंडकाव्य से कोई खंडकाव्य लिखना होगा, तो खंडकाव्य देख लेना, हर जिले का अलग अलग होता है, आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य याद कर लेना। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे आ जाते हैं। 5वें के बाद 6 में क और ख 2 प्रश्न रहेगा। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय लिखना रहेगा और ख में आपका कवियों का जीवन परिचय लिखने रहेगा। यहाँ पे 3 ठे ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे भी 3 ठे ऑप्शन रहेगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं, लेखकों में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक, और इसका मतलब जो भी आप मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लो, तो जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में उनकी एक रचना का नाम भी लिखना होता है, जिसका आपको 2 मार्क मिलता है। तो 3 मार्क जीवन परिचय का, 2 मार्क एक रचना का नाम लिखने का, यानी 5 मार्क आपको कुल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ख में आपका कवियों का जीवन परिचय होता है भाई। इसमें कवियों में आप तुलसीदास का याद कर लेना, सूरदास जी का याद कर लेना, महादेवी वर्मा का याद कर लेना और एक और किसी का याद कर लेना। कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा और ये भी आपका 5 मार्क देकर जाएगा, यानी 5-5 आपका 10 मार्क हो गया। क्लियर, चलो। तो उसके बाद 6 के बाद हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न एक श्लोक रहेगा भाई। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये ऐसा प्रश्न रहेगा। ठीक, अभी हमने जो यहाँ पे 2 श्लोक देखा, इसको आपको नहीं लिखना होगा। ठीक है, कोई अलग सा श्लोक लिखना होगा। तो आप कम से कम मान लो 3 ठे श्लोक याद कर लेना, आसान आसान। बाकी मैंने लिखवा रखा है हिंदी की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख भी सकते हो। उसके बाद देखो, ये 8वां प्रश्न आपका नए सिलेबस के अनुसार 2+2 यानी 4 मार्क दे रहा है। तो नए सिलेबस के अनुसार 1+1 बराबर आपको 2 मार्क देगा, यानी 4 है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा, एक प्रश्न का 1 मार्क। ठीक है, यहाँ पे देखो, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो भाई ज्ञानम कहाँ संभव है भाई, तो भाई ज्ञानम सर्वत्र संभवति। सिंपल, इसका सिंपल सा अर्थ है कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भाई देखो, अब ये कठिन प्रश्न है, तो मान लो इसको आप मत करो। ठीक है, अब इसको करो, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो भाई वाराणसी मरणम मंगलम भवति, तो यहाँ लिख दो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। आपका काम हो गया, 2 प्रश्नों को आप कर लिए, पहला और तीसरा काम खत्म। बाकी चंद्रशेखर क आसीत, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो आसीत। ठीक है, तो इनमें से कोई कितना भी आपको चारों का चारों आ रहा है, लेकिन केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, आप 2 का ही देना, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले 4 मार्क में आया करता था, लेकिन इस बार 2 मार्क में आएगा, यानी यहाँ से आपका 2 मार्क निकाला गया है। ठीक है, और इधर आपका अंत में यहाँ निबंध था। ठीक है, निबंध जो 9 मार्क में आया करता था पिछले साल। ठीक है, लेकिन अब 2024 में यहाँ ये 7 मार्क में आएगा निबंध। ठीक है, इसी तरह से हम 4 ठे टॉपिक रहेगा उसमें, और आपको निबंध लिखना होगा उसमें किसी भी एक टॉपिक पे लेकर, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो यहाँ से 2 मार्क निकाल कर, और संस्कृत के प्रश्न उत्तर से 2 मार्क निकाल कर, यहाँ 10वां जो एक प्रश्न ऐड किया गया है नया वाला, वो पत्र लेखन आपका ऐड किया गया है। ठीक है, नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पे आपको 2 पत्र रहेगा, एक यहाँ पे पत्र रहेगा, अथवा कर एक और पत्र रहेगा, दोनों में से कोई एक पत्र आपको करना होगा। ठीक, तो चलो, मैंने जो बोर्ड
द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है ना, उसमें जो पत्र है उसको मैंने बताया है अच्छे से, पत्र लेखन। तो आप जाकर चैनल पे, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा। आप जाकर जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है, आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इस वीडियो में हमने 801 डीए जो पेपर कोड था 801 डीए, इसका हमने पूरा पूरा सॉल्यूशन किया यूपी बोर्ड का 2023 में आया हुआ था, ठीक है। अगले में हम 801 डीबी को सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह डीसी, इसी तरह कर कर 700 सेटों को सॉल्व कर लेंगे। आपका हिंदी में पक्का इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन फंस जाएगा भाई। बाकी आप डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट, तो भाई लक्ष्य बैच तो है ही, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मात्र 299 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे आपका स्टडी में 4 चांद लगा देगा ये बैच, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होता है आप तो आप सीधे कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, थैंक यू।